Hello, Assalamu alaikum, and welcome back to another podcast of my YouTube channel. Here goes nothing. Today we're going to be talking about cricket. मुझे आज join किया औरंगजेब ने. औरंगजेब and I had an agenda for today's podcast. हमने पाकिस्तान चैंपियंस कप को डिस्कस करना था, उसकी बेस पे प्लेइंग 11 को डिस्कस करना था, ज़रा माइन्यूट डिटेल्स में जाना था. बट as soon as while we were preparing our agenda, ऑल ऑफ अ सडन वी गॉट टू नो अराउंड मिडनाइट के बाबर आजम की तरफ से एक अनाउंसमेंट आ गया कि ही हैज स्टेप डाउन फ्रॉम द कैप्टनसी ऑफ द वाइट बॉल टीम. बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पीसीबी की तरफ से अनाउंसमेंट आएगी या डिसीजन लिया जाएगा अ वाइल बैक, बट फिर दरमियान में रूमर्स चल पड़ी थी कि मे बी गैरी कर्स्टन हैज समहाउ डिसाइडेड टू कीप बाबर आजम एज द कैप्टन ऑफ द वाइट बॉल टीम एंड गिव हिम अनदर चांस. बट ये रात के 12 बजे स्टेटमेंट क्यों आई है, कैसे आई है? ऑब्वियसली इट्स वेरी सिग्निफिकेंट फॉर पाकिस्तान with the Champions Trophy just about 5 to 6 months away. और ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट अभी डिसरे में है, तो इट्स अ ह्यूज अनाउंसमेंट. जस्ट लाइक टॉकिंग अबाउट बाबर आजम्स कैप्टनसी अ लिटिल बिट, ऑब्वियसली सरफराज अहमद के बाद इनको अपॉइंट किया गया था एज एज कैप्टन. तो उसमें यही था बेसिकली कि वंस ही वाज अपॉइंटेड एज द कैप्टन, तो इट वाज अ वेरी गुड स्टार्ट बाय बाबर आजम. ही स्टार्टेड ऑफ वेल. ही वाज मतलब शुरू शुरू में पाकिस्तान हार रहा था ऑब्वियसली व्हेन मिसबाह उल हक वाज द कोच, बट एक प्रोसेस नजर आ रहा था. बट देन एवरीथिंग जस्ट केम टुगेदर इन द 2021 वर्ल्ड कप व्हेन पाकिस्तान डिफीटेड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम. बाबर आजम वाज द स्टार ऑफ द शो. उसके बाद 2022 वर्ल्ड कप का भी फाइनल खेला, दरमियान में एशिया कप का भी फाइनल खेला. बट उसके बाद टीम की कुछ सिचुएशन ऐसी बनी कि व्हेन द टीम वाज डाउन, बाबर आजम की लीडरशिप कुछ हद तक एक्सपोज की थी हुई थी, वेर ही वाजंट एबल टू गेट देम ऑल बैक अप. और उसके बाद जो प्रॉब्लम्स है दे प्रीटी वेल डॉक्यूमेंटेड. और पिछला वर्ल्ड कप, पिछले दोनों वर्ल्ड कप जो है ना, वो एविडेंट है कि मे बी बाबर आजम वाज नॉट मेड फॉर कैप्टनसी. But I mean, that was just a tribute. Not a very bad tenure, but ended very badly for Babar Azam. So Aurangzeb, first of all, thank you so much for joining. Thank you. मतलब it's I feel it's bittersweet in a way for me, क्योंकि जब जिस तरह मैं बाबर आजम के पहले 2 years as कैप्टन देखता हूँ, राइट और रॉन्ग, मतलब पाकिस्तान was doing well in all of the tournaments. और जिस तरह एंड हुआ है, मतलब the lowest of lows उनको देखने को मिले हैं. हाउ डू यू सी दिस डिसीजन? डू यू थिंक ये इनका अपना डिसीजन है, या कहीं ना कहीं ये मोहसिन नकवी की तरफ से एक फोर्स डिसीजन है एंड बाबर हैज बीन गिवन द ग्रेस या कर्टेसी टू अनाउंस इट हिमसेल्फ? Yeah, thank you for inviting me. I think ये थोड़ा सा कलेक्टिव डिसीजन है. ये किसी एक इंडिविजुअल का डिसीजन नहीं लग रहा मुझे. क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं. जैसे नंबर वन ये है कि बाबर आजम को खुद भी इस चीज़ का रियलाइजेशन है कि वो ही इज़ लाइक दी एटलीस्ट टाउटेड एज अ नंबर वन प्लेयर इन द कंट्री राइट नाउ. क्योंकि बॉलर्स हमारे पास हमेशा बहुत रहे हैं. लेकिन बैटर हमारे पास कभी कभी आता है फार इन बिटवीन. तो बाबर knows that how important he is as a batter and he will always be part of the playing 11s if he like. अभी जो उनकी करंट फॉर्म है इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर वो थोड़ी सी भी इसमें एक परफॉर्मेंस भी वो कर दें तो वो उनकी जगह कभी भी नहीं जाती टीम से. सो आई थिंक उनको ये चीज़ का रियलाइजेशन शायद हुआ हो या करवाया गया हो कि आप एज अ बैटर हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कैप्टन हमें और भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपकी बैटिंग नहीं चल रही है तो वो हमारे लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है. प्लस एक चीज़ होती है बैगेज. सो आई थिंक ये इतनी अच्छी एग्जांपल नहीं है लेकिन थोड़ी सी हैवी के 2023 वर्ल्ड कप में केएल राहुल की जो एक इनिंग्स थी, तो उसको काफी लोग उनके मेंटल बैगेज को भी कहते हैं कि ये काफी प्रेशर में इस तरह कई दफा कर चुके हैं. तो कई दफा आपको फिर वो पर्सनल चेंज या उनके रोल्स को चेंज करना पड़ता है ताकि वो जो बैगेज उनके ऊपर एक डला हुआ है वो ना आए. सो लेट्स से अगर बाबर इंडिया के अगेंस्ट परफॉर्म नहीं करते या किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट बड़े टूर्नामेंट में कहीं परफॉर्म नहीं करते, तो एज अ बैटर अब सिर्फ उनको वो बैगेज देखना होगा. एज अ कैप्टन उनको वो बैगेज नहीं देखना होगा. टेक्निकली बाबर आजम कैप्टन ही है. ये जो बीच में शाहीन आए थे, आईसीसी टूर्नामेंट तो बाबर ने ही दोनों कैप्टन किए हैं. सो फ्रॉम 2021 आईसीसी टूर्नामेंट टिल 2024 टी20 आईसीसी टूर्नामेंट, ये सारे के सारे आईसीसी टूर्नामेंट और एशिया कप जो है, ये सब के सब बाबर ने कैप्टन किए हैं. ये कोई टोटल मिला के बन जाते हैं 5 से 6 टूर्नामेंट्स बनते हैं. तो 5 से 6 टूर्नामेंट्स के अंदर अगर आपकी ट्रॉफी नहीं आई, एक आई थिंक ट्राई सीरीज में आई थी बांग्लादेश न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की बिफोर द 2022 वर्ल्ड कप. तो फिर ये आई थिंक थोड़ा सा बैगेज अब क्रिएट हो गया उनके ऊपर एज अ कैप्टन. तो आई थिंक इट्स गुड कि उन्होंने हाँ, खुद ही इस चीज़ को रियलाइज कर लिया. बट औरंगजेब अगर देखा जाए तो 6 टूर्नामेंट्स, सिक्स लाइक अगर हम एशिया कप और आईसीसी टूर्नामेंट्स को कंबाइन करें, 6 टूर्नामेंट्स एज कैप्टन,
two finals, one semi-final, ठीक है, two times getting knocked out in the like in the group stages, एक एशिया कप में, एक 2024 के वर्ल्ड कप में, and finishing fifth in the ODI World Cup that happened in 2023 in India. Is Babar Azam का जो कैप्टनसी का टेन्योर है, is it as bad as people are making out to be because of the lows that we have hit in the last 2 years? क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखें तो पाकिस्तान ने बाबर आजम के अंडर बड़े हाइज भी देखे हैं, एंड ऑब्वियसली अगर आप कैप्टनसी के साथ लोज एसोसिएट करोगे, जो कि हम करते हैं, राइटली सो हम करते हैं, तो हमें 2021 और 2022 के अपने फाइनल फाइनल भी देखे हैं पाकिस्तान को खेलते हुए, हमने न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका को हराया, लोग जिम्बाब्वे का ताना मारते हैं, बट दैट कैन हैपन, इंग्लैंड लॉस्ट टू आयरलैंड एंड वन द वर्ल्ड कप, 2021 में हमने बड़ी टीमों को हराया था, तो लाइक इज इट एक्चुअली एज बैड एज व्हाट मोस्ट ऑफ द मीडिया जर्नलिस्ट ट्राई टू मेक इट? इसके दो फेजेस है बाबर की कैप्टेंसी के। एक है ये जो पिछले साल एशिया कप हुआ है 2023 में, उससे लेकर आज तक जो वो कैप्टन थे उसका फेज है। और एक है 2020 के एंड पे जो वो कैप्टन बने और ऑस्ट्रेलिया गए हैं एज कैप्टन, वहां से लेकर टिल 2022 एशिया कप का फेज। जो पहला फेज है वो तो एक कोविड आया हुआ था, कोविड हिट सीरीज काफी सारी थी, और उस टाइम वो ज्यादा प्लेयर्स परफॉर्म कर नहीं रहे थे कोविड की वजह से, या मे बी सीरीज बहुत ज्यादा थी, लेकिन पाकिस्तान की बहुत सारी क्रिकेट थी। तो पाकिस्तान उस टेन्योर में काफी अच्छा खेला। बेशक हम, ठीक है, साउथ अफ्रीका की सेकंड ग्रेड एक टीम से जीते थे, लेकिन उनके मुल्क में जाके बड़ा अच्छा जीते थे। बाबर की परफॉर्मेंस थी, सबकी परफॉर्मेंस थी, एज अ टीम एवरीथिंग वाज गोइंग ऑल राइट। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो सेकंड फेज है, जो ये एशिया कप के बाद स्टार्ट होता है, यहाँ पे द प्रेशर रियली बिल्ड अप। और अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे तो मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना चाहूंगा। वो इस तरह से है कि हमारी पीसीबी के अंदर जो है ना, हमारी क्रिकेट के जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर ना, जो मेन जो हमारी पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम है, मेंस नेशनल क्रिकेट टीम, इसकी सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ। अभी मैं डोमेस्टिक और इस पे नहीं आ रहा। उसमें ये होता है कि पावर सर्कल जो है ना वो चेंज होता रहता है। कभी ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि नहीं यार, कैप्टन शुड बी द मोस्ट पावरफुल पर्सन। फिर वो एक दो साल अच्छा होता है, फिर वो कैप्टन फेल हो जाता है। फिर हम कहते हैं कोच शुड बी द मोस्ट पावरफुल पर्सन। फिर कोच एक दो साल पावरफुल रहता है, फिर कोच फेल होने शुरू हो जाता है। फिर हम कहते हैं सिलेक्टर शुड बी द मोस्ट पावरफुल पर्सन। इवन हम यहाँ तक भी आ जाते हैं कि कोच और सिलेक्टर एक ही बंदा बना दो, जो मिसबा उल हक ने बनाया था। आई थिंक जो प्रॉब्लम आया है इस बाबर की कैप्टेंसी के अंदर, या किसी भी हमारे पिछले टेन्योर में, चाहे वो सरफराज की कैप्टन का परफॉर्मेंस ले लें जो उनको कैप्टेंसी से हटाया था, या इवन अगर आप कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो मिसबा के साथ हुआ, या आप सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जो अभी मोहम्मद यूसुफ के साथ हुआ है, तो आई थिंक ये यही है कि एवरीबडी इज जस्ट नॉट डूइंग देयर जॉब, या इवन इफ दे वांट टू डू देयर जॉब, किसी ना किसी एक पावर सर्कल के पास ज्यादा पावर होती है। अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है, ये जो अभी डिसीजन हुआ है, पावर सर्कल अब कोचेस पे वापस शिफ्ट हो रहा है। इट्स गोइंग टू बी गैरी कर्स्टन एंड गिलेस्पी। मुझे ऐसा लगता है कि पीसीबी थोड़ा सा मीडिया हाउस की तरह चलाया जा रहा है अभी। तो उनको ये लगता है कि ये बाहर से आए हैं, तो अगर ये हारे हुरेंगे भी ना तो हम कह देंगे यार, कर्स्टन ने तो वर्ल्ड कप्स जिताए हुए हैं, और गिलेस्पी ने भी बड़ी बड़ी कोचिंग की हुई है, और एज अ प्लेयर भी ये बहुत बड़े हैं। तो इनके ऊपर ब्लेम डाल देंगे। 3-4 महीने तो ये पाकिस्तान में होंगे भी नहीं। जब टेस्ट क्रिकेट नहीं हो रही होगी तो गिलेस्पी नहीं होगा। और इनके जरा थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट्स भी थोड़े से इस तरह फ्लेक्सिबल टाइप से हैं। इट्स नॉट लाइक बॉब वुलमर जो कि परमानेंटली लाहौर शिफ्ट, पाकिस्तान शिफ्ट हो गया था, और वो कोचिंग कर रहा था। आई थिंक ये अभी ना कोचेस की तरफ लेके जा रहे हैं सारा कुछ, कि अब सारी की सारी पावर हम उनको देते हैं, और वो डिसाइड करेंगे कि टीम थोड़ा के साथ क्या होना है। इट्स अ टोटल 180 डिग्री टर्न फ्रॉम व्हाट रमीज राजा वाज थिंकिंग, कि मैं सब कुछ कैप्टन को देता हूँ। अब 180 डिग्री आज हिट हो गया, आप कह लें। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा ना इसमें देखना चाहूंगा कि औरंगजेब, लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी व्हाट हैपेंड ओवर हियर। थोड़ा सा अफसोस भी होता है क्योंकि आई थिंक यू वुड एग्री विद मी कि जो 2022 का बाबर आजम था, आई रिमेंबर 2022 का T20 वर्ल्ड कप था, वो पहली बार एक ऐसा टूर्नामेंट था कि जब मैंने काफ़ी टाइम बाद ऐसा टूर्नामेंट देखा है, मे बी आफ्टर 2003, ठीक है, या 2003 भी नहीं, मे बी 99, आई डेंट फॉलो क्रिकेट वेरी क्लोजली बैक देन, आप करते थे, वेर इंडियंस वर एक्चुअली रियली स्केयर्ड ऑफ द पाकिस्तानी टीम। दे वर रियली स्केयर्ड 2022 के वर्ल्ड कप में, और जब इंडिया वो मैच जीती थी तो फेमसली उन्होंने विक्ट्री लैप की थी मेलबर्न स्टेडियम में, मतलब दैट्स द लेवल एट विच वी बॉट द इंडियन टीम। और सारे पाकिस्तानी यूं बैठे हुए थे कि यार पहला मैच हार गए, अब फाइनल हमने इंडिया के साथ खेलना है, एंड आई रिमेंबर वंस वी बीट न्यूजीलैंड इन द सेमीफाइनल, तो सारे पाकिस्तानी फैंस कह रहे थे यार इंडिया को ले आओ, इंडिया के साथ फाइनल में खेलना, एक फिलोसफी थी, एक साइकी थी।
और ऑब्वियसली वो साइकी में हम काफ़ी हद तक उसको रिलेट करते हैं बाबर आजम के साथ। अब मैं बाबर आजम को कंपेयर करना चाहूंगा सरफराज अहमद के साथ, क्योंकि सरफराज के केस में भी ये हुआ था कि वंस ही वाज मेड द कैप्टन, चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, उसके बाद इंतहाई कंप्लेसेंट हो गए थे सरफराज अहमद। उनकी फिटनेस भी खराब, उनकी फॉर्म भी खराब, और 2019 के वर्ल्ड कप में तो वो उनसे डबल नहीं लिया जाता था। ठीक है, अफगानिस्तान के खिलाफ रन आउट हो गए थे, आई स्टिल रिमेंबर। मैंने यही बोला था कि अगर ये हैड इवन इवन स्लाइटली फिट ये रन कंप्लीट कर लेता है। बाबर के साथ भी कुछ यही हुआ है। ऐसा क्यों है कि हमारा प्लेयर जब एक सर्टेन लेवल पे आता है, व्हाई डू दे नॉट रीच फॉर द स्टार्स? लाइक अब मैं इंडिया से कंपेयर नहीं करूंगा, हमारे यहाँ तो आपको पता पाकिस्तान में सारे यूट्यूबर्स इंडिया से कंपेयर करे होते हैं। इंस्टेड ऑफ रीचिंग फॉर द स्टार्स एक कंप्लेसेंट होकर सरकारी नौकरी क्यों एंजॉय करने पे लग जाते हैं? क्योंकि बाबर आजम ने भी यही किया है। व्हाई इट्स सैड। तो लाइक डू यू हैव एनी ओपिनियन ऑन दिस? या आई थिंक आई डू। मैंने आपको, आई थिंक हमारी पर्सनली प्राइवेट चैट भी होती रहती हैं, ऑल्दो आई एम अ बिट हार्श समटाइम्स, लेकिन असल में हमारा मेन वो इशू बातें जो हम है, यहाँ नहीं करेंगे ना। एग्जैक्टली जी, exactly. हम अपनी सारी जो बातें अगर हमारा ये करें हमारा कैंसिल जो हो जाएंगे। हमारा जो मेन इशू है वो ग्रूमिंग का है। सो बेसिकली जब मैं इसको स्टार्ट करूंगा एज एन एस्पायरिंग क्रिकेटर, जब आप स्टार्ट करते हो प्रॉपर क्रिकेट बॉल से खेलना, आप नेट्स में जाते हो या आप क्लब ज्वाइन करते हो या आप कोई अंडर 15 या अंडर 19 का या किसी एज क्रिकेट का ट्रायल देते हो, मतलब यही पाथवेज है हमारे। या आप कोई टैलेंट हंट में पीएसएल के किसी टीम फ्रेंचाइज के टैलेंट हंट में आप जाते हो। सो 95% ऑफ द किड्स आर नॉट फ्रॉम वेरी अफ्लुएंट बैकग्राउंड्स, या 95 भी शायद मैं ज्यादा बता रहा हूँ, 99 हो मे बी, या they are a bit struggling in terms of their finances and all. So फिर एक टाइम आता है कि जब आप आहिस्ता आहिस्ता करके, आप में टैलेंट तो होता है ऑब्वियसली, अगर आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, 24 करोड़ के लोगों में से 25 करोड़ लोगों में से आप आ रहे हो, बेशक आप टॉप 50 क्रिकेटर्स में भी आ रहे हो, तो आप टैलेंटेड तो हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट होता यह है कि आपकी गेम जो होती है वो एक आजकल का जो दौर है क्रिकेट का, और जितनी जितनी गेम्स में साइंस आती जा रही है, बिट ऑफ टॉपिक, मैंने अभी आपसे हसनैन की एक डॉक्यूमेंट्री शेयर की है, जो वो स्पीड कैंप लगा के आए इंग्लैंड में, और जिस तरह से उन्होंने उसको साइंटिफिकली उसकी चीज़ों को बायोमैकेनिक्स वगैरह और ये सारी चीज़ों पे इम्प्रूव करवाया है। तो इस तरह की जो चीज़ें आती जा रही हैं, तो इट्स अ कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट वाली चीज़ है। इट्स नॉट लाइक कि इट्स अ 9 to 5 नौकरी कि मैं बस आऊंगा और मैंने वही काम करना है रोज और आई विल बी गुड। सो होता यह है कि जब शुरू में हमारे कुछ प्लेयर्स आते हैं, तो यस दे आर पैशनेट, एंड पैशन शायद उनका कंटिन्यू भी रहता हो, लाइक नोबडी वांट्स टू लाइक परफॉर्म बैडली, बट यह है कि वो थोड़ा थोड़ा रिलैक्सेशन मोड में आ जाते हैं, इसमें कोई डाउट है नहीं। उसमें ये होता है कि उस जो एक्सेलेंस होती है वो फाइनेंशियल गोल से और आपके इवन इंडिविजुअल एफर्ट से ऊपर होती है, वो बालातर होती है। वो एक्सेलेंस जो होती है वो ये होती है कि आप अपने आप से अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हैं। सो फॉर एग्जांपल, मैं ये कई दफा एग्जांपल दे भी चुका हूँ कि सिराज और हारिस रऊफ को कंपेयर करते हैं। सो जब हारिस रऊफ आए हैं तो उनकी परफॉर्मेंस क्या थी, और जब सिराज आईपीएल खेल रहे थे तो उनकी क्या परफॉर्मेंस थी। लेकिन अगर आज हम सिराज को सिर्फ एज अ बॉलर देखते हैं कि जो उन्होंने नंबर ऑफ स्किल्स अपनी बॉलिंग में ऐड की हैं, चाहे वो क्रॉस सीम बॉल है, चाहे वो एक बहुत तेज बाउंसर है, चाहे वो आउट स्विंग और अंदर की बॉल सीम करके, हारिस रऊफ की कोई स्किल ऐड नहीं हुई है पिछले 3 4 साल के अंदर। सो आई थिंक कि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, ये जो अभी कोचिंग को हम पावर दे रहे हैं, आई थिंक इसका रीजन भी ये है कि आई थिंक बोर्ड को और मैनेजमेंट को ये रियलाइज हो गया कि इनके अंदर इतनी सब्सटेंस नहीं है कि हम इनके ऊपर सारा कुछ छोड़ दें, और ये खुद से इतने सेल्फ अकाउंटेबल होंगे कि ये अपनी सारी चीजें खुद कर लें। तो इनको थोड़ा सा स्पून फीड करना पड़ेगा गैरी कर्स्टन और गिलेस्पी के थ्रू। सो अगर बाबर आजम को आउटसाइड द ऑफ स्टंप प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं मुझे तुम मैं जस्ट सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, और वो एक डेटा एनालिस्ट को कह रहा है कि नहीं यार तुम मुझे ना मिडिल स्टंप पे और लेग स्टंप पे थ्रो डाउन नहीं कराओ, तो गिलेस्पी शुड पुट द फुट डाउन एंड से नहीं दिस इज वेयर यू आर स्ट्रगलिंग, आप ये चीज मुझे पहले इंप्रूव करके दें। ये पिछले 1.5 2 साल में ये वाला कल्चर था नहीं। 1.5 2 साल में हमने नहीं सब था। कुछ इन पे छोड़ा हुआ था। हमने कहा यार आप बहुत बड़े प्लेयर हो, आप वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर भी बन गए, आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर, टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर, तीनों के तीनों आपके पास थे इंडिविजुअल, शाहीन, रिजवान एंड बाबर। तो हमने इन पे छोड़ दिया, लेकिन वो फिर हमें रियलाइज हुआ है कि नहीं इन पे छोड़ के ना फायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हो गया हमारा। बिल्कुल नहीं, आई एग्री। और द फैक्ट कि टीम का फिटनेस टेस्ट ही नहीं हुआ लीडिंग अप टू द 2023 वर्ल्ड कप, और 2024 में भी हमने इमाद वसीम को कैरी किया हुआ था, तो पता लग रहा था कि ऐसा कोई फिटनेस स्टैंडर्ड्स नहीं थे।
तो आई थिंक प्रॉब्लली शायद बहुत सक्सेसफुल होने की बहुत बड़ी वजह ये भी है कि टीम हैविली रिलाई करी थी मिसबा उल हक पे लीडिंग अप टू द 2021 वर्ल्ड कप। ऑब्वियसली रमीज राजा ने उनको हटा दिया था। रमीज राजा का दौर भी एक काला दौर मेरे हिसाब से पीसीबी के लिए था। उनके टाइम पे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर ने डिसाइड किया उन्होंने अपॉइंट करना है, डिड लॉट ऑफ डैमेज। बट खैर मैं आखिरी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा बाबर आजम के बारे में, बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट मोर वी नीड टू डिस्कस क्विकली। डू यू थिंक श्योर। उनकी बैटिंग अब इम्प्रूव होगी, लाइक, और इज इट जस्ट लाइक प्रॉब्ली उनका ग्राफ अब मजीद गिरता रहेगा एंड ही जस्ट फेड आउट ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेटिंग सिस्टम? सो ऑब्वियसली फ्यूचर की मैं उस तरह से प्रिडिक्शन नहीं कर सकता कि अगर उनका कोई और टेक्निकल फ्लॉ वो क्रिएट उनके आ जाए, या कोई टेक्निकल एस्पेक्ट पे वो बीट होने लग जाएं। ही इज ऑलरेडी 30, तो यहाँ से उनके रिफ्लेक्सेस मजीद तेज तो होने नहीं है। हाँ, वो मेंटेन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेंटली एटलीस्ट उन्होंने अपने आप को इजी कर लिया है। तो अगर आप ये कह लें कि अगर वो कभी मेंटल प्रेशर में आके आउट होते हो, या अगर वो ये सोचते हो कभी बैटिंग करते हुए कि यार मैंने कैप्टेंसी करनी है या मैंने ये मैच एज अ कैप्टन जीतना है, तो वो चीज उनके दिमाग से निकल जाएगी। तो एटलीस्ट वो उनको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, फॉर श्योर बिल्कुल। मिलेगा। लेट्स जस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक कि बाबर आजम improves। ऑब्वियसली अगर वो improve करता है तो पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा है, दैट्स यस। समथिंग मी एंड औरंगजेब वांट। अच्छा क्विकली औरंगजेब, थोड़ा सा इसमें भी डिस्कस करते हैं। हु डू यू थिंक इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट कैप्टन नाउ? इफ यू गोइंग टू से मोहम्मद रिजवान, तो मैं उसमें एक ही बात करूंगा कि मेरे हिसाब से रिजवान अभी भी कैप्टन है, क्योंकि बाबर आजम के जब हाथ पांव फूल जाते हैं ना फील्ड में, विच यूजली हैपेंस 5 overs इनटू द गेम, तब रिजवान ही सब कुछ संभाल रहे होते हैं, फील्डिंग बॉलिंग चेंजेस, ठीक है। शाहीन अफरीदी और बाबर के दरमियान जो बैलेंसिंग एक्ट है वो रिजवान है। I don't think a lot is going to change if Rizwan becomes the captain, if that's what you're going to nominate. लेकिन आप उस पर भी जरा अगर अपना ओपिनियन देना चाहते हो आप दे दो। And if you think someone else is, maybe Gary Kirsten has thought about maybe फखर जमान या शादाब या कुछ भी, तो उस पर भी आप बात करो और बताओ कि who do you think अच्छा। could be the next captain? ओके। सो ओपिनियंस तो मैं दे सकता हूँ, वो सब देंगे कि इसको होना चाहिए, इसको होना चाहिए, लेकिन मैं ना जरा एक हिस्टोरिकल एविडेंस दूंगा आपको, जिसकी बेसिस पे आप 100% श्योर हो जाएंगे कि यही बंदा कैप्टन बनेगा। 99.9, अनलेस के कोई पीसीबी में बहुत ही ज्यादा कोई क्रेजी किस्म का डिसीजन हो जाए। दैट पर्सन वुड बी मोहम्मद रिजवान, एंड आई टेल यू व्हाई। सो 2015 के अंदर व्हेन वकार यूनिस वाज द हेड कोच, और हम लोग काफी बुरा वर्ल्ड कप हार के आए थे। उसके बाद हमारे चैंपियंस ट्रॉफी की इवन कल वो क्वालिफिकेशन के हमें लाले पड़े हुए थे, हम नंबर 8 नंबर 9 पे वी वर लैंग्विशिंग। तो मोहम्मद रिजवान वाज ब्रॉट इन बाय वकार यूनुस, एंड वकार यूनुस रियली लाइक्स हिम। अनदर पर्सन हु लाइक्स हिम इज मिसबा, ठीक है। मिसबा वाज द वन जिन्होंने रिजवान को ओपनर बनाया है, बिकॉज जब मिसबा हेड कोच थे न्यूजीलैंड के अंदर, एंड वी आई थिंक फखर वाज इंजर्ड और समबडी एल्स वाज इंजर्ड, तो मोहम्मद रिजवान को उनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी। प्रॉब्ली ही वाज प्लेइंग हिज लास्ट टी20 मैच, और उसमें उन्होंने 80 रन कर दिया एज एन ओपनर, तो उसके बाद ही नेवर लुक बैक। रन जी। चेस करते हुए उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी ऑन अ डिफिकल्ट ट्रैक अगेंस्ट अ गुड न्यूजीलैंड साइड। यस, यस। सो बेसिकली बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये कुछ 3-4 महीने पहले एक अनाउंसमेंट हुई थी कि बकार यूनिस सब क्रिकेटिंग अफेयर्स देखेंगे, मोहसिन नकवी जो है वो एज अ चेयरमैन एक्ट करेंगे। आई थिंक वो लाहौर हाई कोर्ट में डिसीजन चैलेंज भी हुआ था कि इसकी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं हुई। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ना पीसीबी ने इसको अंडर द कारपेट किया हुआ है, लेकिन नजर वो आ रहा है कि बकार यूनिस इज बैक इन द सिस्टम, ठीक है। वकार यूनिस एंड मिसबा दे गो टुगेदर। आप हिस्ट्री देखें, 2015 2016 के अंदर वकार यूनिस हेड कोच हैं, या 2014 में मिसबा साथ साथ कैप्टन चल रहे हैं टेस्ट में। आहिस्ता आहिस्ता वो ओडीआई में भी आ गए। उसके बाद मिसबा उल हक हेड कोच बनते हैं, मिसबा उल हक वकार यूनिस को बॉलिंग कोच ले आते हैं। सो उन दोनों की आपस में बहुत अंडरस्टैंडिंग है। जिसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो मोहम्मद यूसुफ है। इन दोनों के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और गैरी कर्स्टन के साथ भी मुझे मैंने सुना है, और जेसन गिलेस्पी के साथ भी मैंने सुना है, मोहम्मद यूसुफ के कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, जिसकी वजह से दे हैड टू डिसाइड के मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि कुछ एक दो नए प्लेयर्स को चांस दें। उन्होंने कहा कि नहीं, वी वांट टू कंटिन्यू विद व्हाट वी हैव। सो इन सारी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि वकार यूनुस एंड मिसबा आर कमिंग बैक अगेन इनटू द सिस्टम, और उनके आने की वजह से आई फोर सी रिजवान, बिकॉज आई थिंक दे बोथ लाइक रिजवान अ लॉट। All right, tell it. First of all, like I would be more than happy to see Mohammad Rizwan doing well. He has been the best captain of Pakistan. I think locally, PSL maybe wo throughout the last 3 years he's been the best. So okay, so
Do you think things can improve if Mohammad Rizwan becomes the captain? या is it just going to be the same? क्योंकि मोहम्मद रिजवान इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड कैरेक्टर, ये हम सबको पता है, एंड दैट्स प्रॉब्ली समथिंग टू हिज क्रेडिट, क्योंकि सरफराज अहमद की मोनोपली को तोड़ना, जिस तरह उन्होंने अपनी मोनोपली बनाई हुई थी बैक बाय द कराची मीडिया, वो बड़ा मुश्किल काम था। सरफराज अहमद ने अपने करियर के 2 साल निकाले ही एक मोनोपली की बेस पे, ठीक है, नॉट सेइंग कि ही वाज इन्वॉल्व, लेकिन उनके पीछे बहुत बड़ा मीडिया हाउस खड़ा हुआ था जो कि सरफराज अहमद को पंप कर रहा था। तो मोहम्मद रिजवान नोज हाउ टू फाइट इट आउट टू गेट व्हाट ही वांट्स, ठीक है, बार बार अगर उनको निकालने की बात होती है वो परफॉर्म करके वापस आते हैं। बट डू यू थिंक अगर उनको कैप्टन बनाया जाए तो थिंग्स कुड इम्प्रूव, नंबर वन, और नंबर टू, बिकॉज दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, किस किस प्लेयर की छुट्टी हो सकती है बाबर आजम के जाने के बाद, और अगर किसी प्लेयर की छुट्टी नहीं होनी तो क्या ये अनफेयर क्रिटिसिज्म था बाबर आजम पे कि भाई आप अपनी मर्जी के प्लेयर्स खिलाते हो? अच्छा, सो मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज ये जो पावर डायनामिक शिफ्ट हो रहा है ना कोचेस की तरफ, और वकार यूनुस एंड मिसबा इन द मिक्स, बाबर आजम जितने स्ट्रॉन्ग कैप्टन थे या जितने अथॉरिटेटिव कैप्टन थे 2022 और 2023 तक, रिजवान प्रोबेबली शायद ऑफ द फील्ड डिसीजंस में जिसमें सिलेक्शन आती है, उसमें इतने ज्यादा पावरफुल ना हो कि सिर्फ वो अकेले डिसीजन ले जाएं कि अच्छा मैंने इस प्लेयर को हैंड पिक करके टीम में डाल देना है। तो दैट्स नंबर वन। जो चीज आपको डिफरेंस नजर आएगा, वो मुझे ऐसा लगता है ऑन द फील्ड डिसीजन में नजर आएगा। सो जिस तरह के टेक्टिकल चीजें होती हैं कि यार इस बॉलर को यहाँ ओवर करवाना था, या ये बैट्समैन को यहाँ भेजना था, या यहाँ पे टॉस जीत के ये काम करना था, वहां पे मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा थोड़ा आप चेंजेस देखेंगे। क्योंकि बेशक रिजवान की से थी बाबर की कैप्टेंसी में, लेकिन आई स्टिल फील के इतनी ज्यादा से कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि डिसीजन इवेंचुअली आप हर डिसीजन आप किसी से मशवरा लेके नहीं करते। सो वहां पे आपको छोटी छोटी चीजें नजर आएंगी जहां पे, जिस तरह आपने कई पोजीशंस में देखा है कि हम जीता हुआ मैच हार जाते हैं, या हम बैड डिसीजंस की वजह से मैच जो है वो हार जाते हैं, या हमने बॉलिंग बॉलिंग को सही से शफल नहीं किया होता, वहां पे हम मैच हार जाते हैं। तो वहां पे आपको डेफिनेटली डिफरेंस जो है वो नजर आएगा। एक जगह पे जो आपको डिफरेंस नहीं नजर आएगा वो ये बिल्कुल होगा कि बाबर आजम को फिर वो एज अ स्टार प्लेयर ही खिलाएंगे रिजवान भी अपनी कैप्टनसी में, अगर रिजवान कैप्टन बनते हैं। ही इज नॉट गोइंग, जिस तरह शान ने भी यही किया है, ये दोनों बाबर को बैक करेंगे। सो ऐसा नहीं होगा कभी भी कि बाबर जो है वो कैप्टनसी छोड़ेंगे तो वो उनकी कोई टीम में जगह प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। अच्छा, मैं एक और क्वेश्चन इसमें ऐड करना चाहता हूँ औरंगजेब, बिफोर यू टॉक अबाउट द टीम सिलेक्शन। डू यू थिंक कि शायद चूंकि शान को सिर्फ फर्स्ट टेस्ट मैच के लिए कैप्टनसी मिली है, तो कहीं आपको लगता है कि शायद थिंग्स आर बिल्डिंग अप टुवर्ड्स रिजवान बिकमिंग ऑल थ्री फॉर्मेट कैप्टन, क्योंकि शान माइट बी एबल टू टर्न थिंग्स अराउंड वर्सेस इंग्लैंड, लेकिन इस कैप्टनसी हैज बीन बैडली एक्सपोज्ड। तो इस पे जरा कमेंट कर दो, फिर उसके बाद वी कैन टॉक अबाउट द टीम सिलेक्शन एंड हु कैन एक्सपेक्ट टू बी रिमूव्ड। आई थिंक ये थोड़ा सा इशू है। और शान जो है उसको ये बात का रियलाइजेशन है कि ये सीरीज शायद मेरी लास्ट सीरीज भी हो सकती है एज कैप्टन। अगर मैं 3-0 हार गया, अगर 2-1 हारते हैं, एक मैच निकाल लेते हैं, फिर शायद वो बच जाएं, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल हो सकता है कि रिजवान ऑल फॉर्मेट कैप्टन बन जाएं, और वो फिट भी हैं, और देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो उनको पीसीबी ये समझाए, जिस तरह आई रिमेम्बर संगाकारा यूज्ड टू बी द कैप्टन, पर उनका आई थिंक एक कीपर होता था प्रसन्ना जयवर्धने, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, ही यूज्ड टू कीप फॉर हिम इन टेस्ट्स। ओडीआई में और टी20 में संगकारा खुद करते थे। सो पीसीबी शायद उनके साथ कुछ तरह की सिस्टम बना ले कि आप एक कीपर खिला लें एक्स्ट्रा एज अ बैटर, और आप खुद एज अ बैटर खेल लें, ताकि आपका वर्कलोड भी मैनेज हो जाए और एज अ कैप्टन आपके पास टाइम भी हो, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में अक्सर आपको ये चीज चाहिए होती है। सो मुझे ऐसा लगता है कि शान को ये थोड़ा सा क्वेश्चन उनके ऊपर है कि अगर वो एज अ बैटर भी परफॉर्म नहीं करते और टीम भी परफॉर्म नहीं करती, जिस तरह बांग्लादेश सीरीज में हुआ है, तो ही माइट हैव टू बी लेट गो। अच्छा चलें, लास्ट क्वेश्चन जो मैं दोबारा से, आप खुद कहते थे कि बाबर आजम मर्जी की टीम खिलाता है, अब बाबर आजम कप्तान नहीं है, अब आप मुझे बताओ कौन से प्लेयर टीम से निकलेंगे? अब नाउ आई एम पुटिंग यू ऑन द स्पॉट। आई थिंक आई थिंक कि जो कोचेज हैं वो थोड़ा सा पे फॉर परफॉर्मेंस, जिस तरह हम कंपनीज में देखते हैं, तो उस तरह का थोड़ा सा कल्चर जो है वो डेफिनेटली लेके आएंगे। मिसबाल हक तो 100% इसी तरह का बंदा है, जो हमने उसकी कैप्टेंसी में भी देखा है। जो जो परफॉर्म करते हैं वो टीम में रहते हैं, जो परफॉर्म नहीं करते वो टीम में नहीं रहते। आज जो पोजीशन शाहीन अफरीदी की है, या एक दो और प्लेयर्स की है, वो हमने उमर अकमल की भी देखी हुई है एक जमाने में। एक जमाने में हमने अहमद शहजाद को एक साल के अंदर 500 करते हुए देखा है। आज आप कोई प्लेयर ले हैं पाकिस्तानी जो 500 एक साल में कर दे, तो लोग उसके, आजकल के सोशल मीडिया के दौर में, उसको बहुत बड़ा स्टार भी बना देंगे, जो कि अहमद शहजाद एक टाइम में था।
उमर अकमल का तो ज्यादा एक्सटेंडेड पीरियड था एज अ स्टार। सो उन्होंने उनको भी बाहर निकाला हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने वो डिसीजंस नहीं लिए हुए। और आई थिंक वो रिजवान उन्हीं की सोच को लेके ये चीज कर सकता है। सेकंड ये है कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि मे बी ये केपीके का कोई ग्रुप है, बिकॉज ये पेशावर रीजन इज वेरी स्ट्रांग और वहां से बहुत प्लेयर्स आते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि रिजवान जो है वो इस तरह की कोई चीज करेंगे। जो प्लेयर जिधर आता होगा वो उसको वहां लेके आएंगे। आई डोंट थिंक हाँ, रिजवान के अंदर ये वाला इशू है। रिजवान मेरिट पे चलेंगे। आई पर्सनली डू फील, मैं जो बहुत से लोगों ने रिजवान को क्रिटिसाइज किया हुआ है, बट आई डोंट थिंक कि वो मेरिट को वायलेट करेंगे। ही इज, अगर आप उनके एक चीज़ में क्रेडिट को दो, वो मेरिट को ही सामने रखेंगे। ऑब्वियसली कैप्टन की प्रेफरेंस होती है 19-20, तो खैर मैं आपकी बात से ये अखज़ कर रहा हूँ कि यू डोंट सी मेजर चेंजेस इनिशियली, बट विद हाँ, टाइम मिसबा लक एंड वकार यूनुस विल फिल्टर द सिस्टम आउट। अब टाइम एक हमारे पास कम है लीडिंग अप टू द चैंपियंस ट्रॉफी। यस यस प्लीज बोलें। हाँ, एक और चीज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने शादाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी, जो एक और कैंडिडेट है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी। शादाब। सो शादाब की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी आफ्टर ही वॉन, तो वो उस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जो उन्होंने अफगानिस्तान की सीरीज हारने के बाद की थी, कि रिजवान और बाबर हमारे बहुत बड़े कैप प्लेयर हैं और हम उनके, देखिए आप वो नहीं आए, वो आपको याद होगी, बड़ी फेमस प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो अब उन्होंने ये बातें नहीं की, लेकिन ही वॉज वेरी हम्बल। वो कह रहे थे मैं रेड बॉल भी खेलूंगा, मेरी बॉलिंग अभी उस लेवल पे नहीं आई है, अभी मुझे और मेहनत करनी है। तो ये कुछ छोटे छोटे क्यूज होते हैं जो कि प्लेयर आपको दे देता है कि अभी वो उस पोजीशन में नहीं है कि वो उस, बल्कि उनसे सवाल भी हुए हैं कि आप पीएसएल भी जीते हैं, आप ये भी जीते हैं, आप कैप्टनसी के अपने आप को कैंडिडेट समझते हैं। तो उन्होंने उसको भी थोड़ा आय बाय शाय कर दिया। तो ये एक क्लूज होते हैं कुछ के अंदर की बातें सबको पता होती हैं। तो आई थिंक शदाब को भी कहीं ना कहीं आइडिया होगा कि मेरा भी वो वाला चांस नहीं है। बिल्कुल। आई थिंक पर्सनली आप भी एग्री करोगे कि शादाब अगर कभी अपना पोटेंशियल रियलाइज कर लेना कि व्हाट ही कैन गो ऑन टू बिकम डिस्पाइट बीइंग सो यंग, तो बेहतर उनके लिए ये होगा कैप्टनसी के बारे में कम सोचें और अपनी स्पिन बॉलिंग इंप्रूव करें, बिकॉज ही कैन बी वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स पाकिस्तान has प्रोड्यूस। इज ओनली 24-25, तो उनके पास अभी 10-11 साल हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसा कि परफॉर्मेंस से ये चीज़ें ख़राब है। लेकिन और एनी एनी क्लोजिंग कमेंट्स? या आई थिंक ये आज हम अपना लोएस्ट पॉइंट से ना वापस रिवर्स गियर लगने लगा पाकिस्तान टीम का। रिवर्स ये गेयर लगने आज, लगा। हाँ, ये अपडेट आज देख लें। इट्स लाइक रॉक बॉटम हिट किया हमने, और अब आई थिंक हाँ, यहाँ से ना हम आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जाएंगे, क्योंकि तो ये मैं आपको प्लेयर्स के पाकिस्तान की एट जो टेस्ट सीरीज है वर्सेस इंग्लैंड, उसमें ये रिफ्लेक्ट होता नजर आएगा मैं जी, समवट। मुझे डेफिनेटली नजर आएगा। एंड इट्स ऑल्सो कि ठीक है, रिजल्ट्स देखें, इंग्लैंड बड़ी यूनिक किस्म की टीम है, वो आपको शॉक भी कर सकती है, किसी भी टाइम ऐसी परफॉर्मेंस दे सकती है कि आपसे जीता हुआ मैच लेके चली जाएगी। लेकिन आपको टीम की बैटिंग से, टीम की परफॉर्मेंस से आइडिया हो जाता है कि टीम कहाँ पे खड़ी है। जैसे ऑस्ट्रेलिया आई थी पाकिस्तान में, ठीक है, हम 1-0 हार गए थे, लास्ट डे पे हमारे प्लेयर्स आउट हो गए, लेकिन हमें लग रहा था कि हमारी टीम ठीक है, हमने कराची में बड़ा अच्छा ड्रॉ भी किया था, रिजवान ने भी अच्छे रन बनाए थे। सो आई थिंक हम एटलीस्ट वहां तक वापस जा सकते हैं अभी, विद दिस चेंज। और एक मेंटल चेंज मुझे नजर आ रहा है। आई थिंक प्लेयर्स को भी रियलाइज हो गया कि कैप्टेंसी नहीं रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं रहेंगे, कुछ भी नहीं रहेगा अगर हम जीतेंगे नहीं और हम अच्छा क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो आई थिंक ये यहाँ पे ना बड़ा लेट रियलाइज हुआ है वैसे। 2023 से शुरू हो जाना चाहिए था, इनको कुछ साल डेढ़ लग गया है, लेकिन दैट्स व्हाट पाकिस्तान इज ऑल अबाउट। हाँ, आई पर्सनली फील कि वही 2023 के बाद ये सेठी वर्सेस जका ग्रुप भी चलता रहा ना, जिसकी वजह से सिचुएशन रही है। और दूसरा ये कि देखिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का तो कोई चांस नहीं है, लेकिन वी हैव 3 टेस्ट मैचेस अगेंस्ट इंग्लैंड, वी हैव 2 अवे टू साउथ अफ्रीका विच इज़ अ वेरी डिफिकल्ट वेन्यू फॉर एन अवे टीम इन टेस्ट क्रिकेट। फिर वी हैव 2 गेम्स वर्सेस वेस्ट इंडीज, और फिर आई थिंक न्यूजीलैंड के साथ भी हमारी एक सीरीज है। तो ये कुछ गेम्स हैं जिसमें हम अपनी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को यूज करते हुए ना, हम वी कैन वर्क आउट आवर कॉम्बिनेशन एंड नेक्स्ट साइकिल में वी कैन compete। बट औरंगजेब, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हमने चैंपियंस कप के ऊपर बात करनी थैंक थी, यू। वो तो अब नहीं कर सके क्योंकि अब उससे बड़ी खबर आ गई है। तो me and Aurangzeb will get together once again to talk about the Champions Cup and its impact on the ODI team. Till then, Allah Hafiz, and please do leave your comments below, feedback below, and ask any questions. We would be happy to respond. Take care, Allah Hafiz, and see you all very soon. हाँ, क्लोज हो गए।